इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद हर बड़ी फाइनेंशियल न्यूज में सुना होगा, ब्लैक रॉक। आज हम शिपिंसबर्ग यूनिवर्सिटी के एक बेहद दिलचस्प स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को डीप डाइव करेंगे, जिसका मुख्य फोकस इस दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गहराई से एनालिसिस करना है। अब यहाँ शुरुआत में ही एक बड़ा और थोड़ा अजीब सवाल उठता है। सोचिए, एक इतनी मैसिव ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट, आखिर कोई इन्वेस्टमेंट फंड इसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर क्यों निकालना चाहेगा? काफी अजीब लगता है ना? यही तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम इस रिपोर्ट को 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले द ब्लैक रॉक सेल थीसिस, फिर उनका कोर बिजनेस मॉडल, उसके बाद इकोनॉमिक ड्राइवर्स और मार्केट साइकिल्स, चौथा एनालाइजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ, पांचवा स्टॉक वैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस, और एंड में हम आएंगे द फाइनल रिकमेंडेशन पर। ओके, तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द ब्लैक रॉक सेल थीसिस। आखिर इस स्टूडेंट रिपोर्ट की मुख्य सेल रिकमेंडेशन का बेस क्या है? -2.3%। जी हां, नेगेटिव। विस्मन वंजन फंड ने करीब 3.25 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखा और इस दौरान उनका होल्डिंग रिटर्न -2.3% रहा है। खुद सोचिए, इतने लंबे वक्त तक किसी स्टॉक को होल्ड करना और रिटर्न नेगेटिव आना, यही वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस स्टॉक पर इतने सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो पिक्चर तब और बुरी लगती है जब हम इसको ब्रॉड मार्केट से कंपेयर करते हैं। एक तरफ ब्लैक रॉक का रिटर्न -2.3% है और दूसरी तरफ ब्रॉड मार्केट यानी लार्ज कैप स्टॉक्स लगभग 9.62% की एवरेज ग्रोथ दे रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न। ये जमीन आसमान का फर्क है और इसने इनके सेल थीसिस को काफी मजबूती दी है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इनकी गाड़ी अटकी कहां? इसे समझने के लिए हमें सेक्शन 2 यानी ब्लैक रॉक के कोर बिजनेस मॉडल की मैकेनिक्स को थोड़ा अंदर से देखना होगा। देखिए, ब्लैक रॉक का बिजनेस सिर्फ एक चीज पर टिका नहीं है। हाँ, एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज उनकी पहचान जरूर है, पर उनका दायरा इससे कहीं बड़ा है। वो एलाडिन नाम का एक जबरदस्त टेक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जिसे वो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस करते हैं। मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि टेक, फाइनेंशियल एडवाइजरी, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग भी उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। इनका जलवा हर जगह है। खैर, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इकोनॉमिक ड्राइवर्स और मार्केट साइकिल्स। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी हवा में तो ऑपरेट करती नहीं है, ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर तो पड़ेगा ही। अगर हम यूएस इकोनॉमी की करंट स्थिति की बात करें तो वो बिजनेस साइकिल के लेट एक्सपेंशन फेज में बैठी है। ये एक ऐसी स्टेज है जहां इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की धीमी रफ्तार जैसे फैक्टर्स दिशा तय करते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इतिहास बताता है कि जब हम साइकिल के इस लेट फेज में होते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाता। वो प्रैक्टिकली एक बहुत ही एवरेज और ठंडा सा मार्केट रिटर्न ही जनरेट करता है। तो एसेंशियली मैक्रो एनवायरनमेंट अभी ब्लैक रॉक जैसे जायंट्स के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। हवा थोड़ी उल्टी चल रही है। ब्रॉड मैक्रो पिक्चर का हाल जानने के बाद आइए फोकस शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ। अब इनकी बैलेंस शीट का थोड़ा माइक्रो लेवल पोस्टमार्टम करते हैं। तो 2020 से 2023 का डेटा अगर हम उठाएं तो एक क्लियर श्रिंकिंग ट्रेंड यानी सिकुड़ता हुआ ग्राफ नजर आता है। टोटल एसेट्स लगातार नीचे जा रहे हैं और 2023 में गिरकर अराउंड 123 मिलियन पर आ गए हैं। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि उनकी लायबिलिटीज भी तेजी से कम हुई हैं, जिससे उनका सॉल्वेंसी रेशो थोड़ा बेहतर हुआ है। पर टोटल एसेट्स का इस तरह से गिरना एक क्लियर वार्निंग साइन तो जरूर है। और अगर हम इनके ऑपरेशंस के अंदर झांकें तो ऑपरेटिंग मार्जिन गिरकर 35.13% पर आ गया है। मतलब कॉस्ट इनएफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन वेट, एक छोटा सा ट्विस्ट है। इन सब के बावजूद इनका नेट मार्जिन थोड़ा सा बढ़कर 30.81% हुआ है और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस का ट्रेंड भी थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए स्लाइटली अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इंटरनल पिक्चर पूरी तरह से बुरी नहीं है। इस मिक्स्ड फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के बाद अगला लॉजिकल कदम आता है सेक्शन 5, स्टॉक वैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। मार्केट आखिर इन शेयर्स की क्या कीमत लगा रहा है? चलिए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर हम ब्लैक रॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 23.76% है। अब इसको इनके मेजर इंडस्ट्री पेयर बर्कशायर हैथवे से कंपेयर करिए, जिनका रेशियो सिर्फ 23.40% है। ब्लैक रॉक डेट पर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट लग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ब्लैक रॉक के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स भी काफी हाई हैं। सिंपली पुट, डेटा इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक शायद अभी ओवरवैल्यूड है। लोग उसकी असली कीमत से ज्यादा दे रहे हैं।
तो भाई इन सारे तथ्यों और इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिर फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल रिकमेंडेशन। रिपोर्ट के ऑथर का फैसला बिल्कुल साफ और बिना किसी कंफ्यूजन के सामने आया है। उनका सीधा कहना है कि विज़मन फंड को अब इन लॉसेस को और नहीं झेलना चाहिए। इतने लंबे समय से होल्ड किए गए स्टॉक को अब बेच देना ही समझदारी है और इन एसेट्स को निकालकर ऐसी कंपनीज में लगाना चाहिए जो सच में बेहतर वैल्यू ऑफर कर रही हों। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस, कट योर लॉसेस। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और डीप सवाल पीछे छूट जाता है। जब इकोनॉमी और मार्केट साइकिल्स अपने फेज बदलते हैं तो वो कैसे इन मैसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पूरी परसीव्ड वैल्यू को हिलाकर रख देते हैं। एक टाइम पर जो कंपनी लगता था कि अनस्टॉपेबल है, उसको भी मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस रियलिटी चेक दे देती हैं। है ना सोचने वाली बात? चलिए इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।